हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस का। तो आज हम वीडियो के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस फॉर्मेट को आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल के अंदर भी चला सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज करना है 9996655846 पर, और मैं आपको ये फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो चलिए, आज बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं बेसिक टाइप के। तो सबसे पहले है कंप्यूटर के प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का दूसरा नाम क्या है। पीसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर तो पीसी से थोड़े बड़े लेवल के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, ये तो सुपर सबसे ऊपर यानी कि बहुत बढ़िया लेवल के कंप्यूटर होते हैं। तो सी पे है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। सुपर पर्सनल कंप्यूटर यानी कि इसका दूसरा नाम माइक्रो कंप्यूटर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े लेवल पर गणनाएं करने के लिए काम में लाया जाता है। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो और वैज्ञानिक गणनाओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वर कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स और सर्विस देना। जैसे कि हमें कहीं पर सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना पड़ जाए ब्राउज़र के अंदर, तो वो सर्वर से उठाकर डेटा हमें प्रदान करता है। ठीक है, नेटवर्क के द्वारा सर्वर से उठाकर डेटा हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया जाता है या फिर आ जाता है, ब्राउज़ किया जाता है। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होगा? हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेटवर्क में कंप्यूटर को रिसोर्स और सर्विस देना किसका काम है? सर्वर कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? एम्बेडेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? जैसे कि हमारी घड़ी होती है, उसके अंदर छोटी सी चिप लगी होती है। जैसे कि हमारा रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर भी छोटी सी चिप लगी होती है, तो वो एम्बेडेड की होती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, वो डिजिटली तरीके से भी कार्य कर सकते हैं, उसके अंदर अगर चिप लगा दी जाए। तो जैसे इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसके अंदर। माइक्रोवेव ओवन में लगा चिप। अगर हम किसी भी सोर्स के अंदर अगर हम चिप प्रोवाइड कर दें, जैसे कि हमारी जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है, उसके अंदर भी चिप लगी होती है एक, वो सब कार्य कर देती है, वो एम्बेडेड कंप्यूटर का कार्य करती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं? वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये बताओ। इनमें से देखकर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है? तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसके अंदर। हैवी ग्राफिक्स के लिए, जैसे हम हैवी ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं ना, जैसे बड़े लेवल पर फोटोशॉप का कार्य अगर हम करें तो हैवी ग्राफिक्स हो जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा? वर्क स्टेशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाटा इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? बताओ, डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डाटा होता है हमारा रॉ फैक्ट। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 लिख दें हम,
उसका कोई मतलब नहीं है, ये किसकी गिनती की गई है या फिर ये किसको यहाँ पर डिनोट किया गया है कि ये 1 2 3 4 5 है क्या चीज़, तो वो हो जाता है हमारा रॉ फैक्ट। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, उस डाटा को अगर हम प्रोसेस कर दें तो इंफॉर्मेशन हमारी बन जाती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होगा, डेटा रॉ फैक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल होती हैं। समझ में आ गई ना बात। जो हमारे डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, और इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के मुख्य 3 चरण कौन से हैं। डेटा कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद हमारा प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है कुछ न कुछ। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग के मुख्य 3 कार्य कौन से हो गए, बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा किस रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट डेटा होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, बताओ। इसके अंदर ऑप्शन देख के बताओ कौन सा राइट आंसर हमारा रहने वाला है। तो चाहे कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा हमें डालना हो, चाहे कंप्यूटर में वीडियो हमें डालनी हो, चाहे कंप्यूटर में कुछ इमेजेस हमें डालनी हो या फिर ऑडियो फाइल हो, तो हमारा किस रूप में स्टोर होगा डेटा, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी रूप में। और वो बाइनरी रूप क्या होता है, 0 और 1 के रूप में रहने वाला है। अगर हमारी इमेज हम डालना चाहते हैं वो 0 और 1 के रूप में स्टोर होंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, डेटाबेस में रो को क्या कहा जाता है। हमारे डेटाबेस से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो रो को और क्या चीज़ बोल दिया जाता है, रो को। ठीक है, एक कॉलम होता है, एक रो होता है। रो को इसने पूछा है कि क्या चीज़ बोला जाता है, रो को बोला जाता है, हमारा राइट आंसर रहने वाला है रिकॉर्ड या फिर टपल। रो को क्या बोल दिया जाता है, रिकॉर्ड या फिर टपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेटाबेस में कॉलम को क्या कहा जाता है। देखो, रो और टपल तो किसको बोला जाता था, दूसरे को बोला जाता था, हमारी रो को बोला जाता था। ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्ड होता है उसे भी रो को बोला जाता है, टपल भी रो होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया इसके अंदर, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा कि कॉलम को क्या और चीज़ बोल दिया जाता है, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कॉलम को फील्ड या फिर एट्रीब्यूट बोला जाता है। आगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक मिनट, किस पर बेस्ड है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है, यानी कि एंड्रॉयड किस चीज़ में बनाया गया, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। लिनक्स जो है, लाइनक्स भी बोल देते हैं, उसके द्वारा उसके अंदर से एंड्रॉयड बनाया गया है। ठीक है, उसके अंदर जब हमने कोड लिखे हैं ना, तो उन कोडों के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। और आप सभी को पता होगा कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो सबके लिए अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर डी रहने वाला हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो मैक, जिसने मैक बनाया है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो सभी को पता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडो में फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? फाइल एक्सप्लोरर अगर हमें खोलना है विंडो के अंदर, तो विंडो प्लस ई दबाने से, विंडो और ई के दबाने से हमारा विंडो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइबरनेट और स्लीप में क्या अंतर होता है? देखो, एक होता है शटडाउन, एक होता है रीस्टार्ट, एक होता है हाइबरनेट, एक होता है स्लीप। तो इनके अंदर क्या चीज़ें कुछ अलग होगा, तभी तो वहाँ पर लिखी गई हैं वो चीज़ें। तो इसने पूछा है हाइबरनेट और स्लीप में अंतर क्या होता है। देखो, हमारा इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, हमारा राइट आंसर है इसके अंदर, कि हाइबरनेट में डेटा डिस्क पर सेव होता है और स्लीप में डेटा रैम में सेव रहता है। देखो, अगर हाइबरनेट में डेटा डिस्क पर सेव होता है ना, तो वो डिस्क हमारी परमानेंट मेमोरी है। तो परमानेंट मेमोरी जो होगी हमारी, वहाँ पर अगर डेटा सेव रहेगा, और हम अगर हाइबरनेट कर देते हैं हमारे कंप्यूटर को, वहाँ पर हमें बहुत कम बिजली खर्च करने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो स्लीप ऑप्शन होता है ना हमारा, वो रैम में डेटा रखता है और रैम हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो स्लीप जो है, स्लीप में ज़्यादा हमारी बिजली खाएगा हमारा कंप्यूटर, लेकिन हाइबरनेट के अंदर बहुत कम से कम बिजली हमारा लेगा कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर में डिवाइस ड्राइवर किस काम आता है? जो डिवाइस ड्राइवर जो होगा, क्या वो इंटरनेट चलाने में काम आएगा? नहीं। क्या वो हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है? हाँ, यही ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर डिवाइस जो होंगे हमारे, जैसे कि हमारा माउस होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, या फिर हमारा प्रिंटर होता है, उनके लिए एक डिवाइस ड्राइवर यानी कि एक सॉफ्टवेयर हमें किसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो हमारा डिवाइस अच्छे तरीके से कार्य कर सके। जैसे प्रिंटर का हमने डिवाइस ड्राइवर अपने कंप्यूटर के अंदर डाल रखा है, तो प्रिंट करते समय हमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, अगर डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर डला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किसे बोला जाता है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है ये बताओ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? इनमें से राइट ऑप्शन हमारा बताओ क्या रहने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बताओ देख के क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑप्शन पर अगर राइट क्लिक कर देंगे ना, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन खुल जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसके अंदर, कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू राइट क्लिक दबाने से आता है। अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करने से तो ऊपर नीचे होगा भाई हमारा, और लेफ़्ट क्लिक करने से एक बार में वो सेलेक्ट हो जाता है, और अगर हम डबल लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट क्लिक से, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज़ में किस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कहाँ से करें? विंडो में किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें अनइंस्टॉल करना है, तो हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें सभी प्रकार के प्रोग्राम्स दिखाई देंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, विंडो में कहीं किसी भी प्रोग्राम को अगर हमें अनइंस्टॉल करना है,
तो कंट्रोल पैनल में जाकर प्रोग्राम ऑप्शन में जाकर उस पर अगर हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर लिखा आएगा अनइंस्टॉल, और अगर हमें अनइंस्टॉल करना है तो वहाँ से हम इसे मिटा सकते हैं सॉफ्टवेयर को। आगे है क्वेश्चन इंटरनेट और वेब से। तो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखो इनमें से क्या गूगल एक सर्च इंजन है? हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या बीइंग एक सर्च इंजन है? हाँ, बीइंग भी एक साइट है जो सर्च इंजन है। क्या याहू एक सर्च इंजन है? हाँ, याहू भी एक सर्च इंजन है। तो हमारा फेसबुक जो ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है, क्योंकि फेसबुक जो होता है ये एक सोशल मीडिया की साइट होती है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? इनमें से वेब ब्राउज़र का उदाहरण बताओ कौन सा है? तो इसमें से वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? तो ए ऑप्शन देखो, MS वर्ड। क्या MS वर्ड वेब ब्राउज़र है? नहीं। बी ऑप्शन विंडोज़। क्या विंडोज़ वेब ब्राउज़र है? नहीं। सी ऑप्शन है हमारा गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र होता है एक, तो यह है राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोशल मीडिया का उदाहरण कौन सा है? कौन सी साइट हमारी सोशल मीडिया से रिलेट करती है इनमें से बताओ? तो इनमें से एक्सेल भी सोशल मीडिया साइट नहीं है, नोटपैड भी नहीं है, MS पेंट भी नहीं है। तो हमारा इंस्टाग्राम जो है ये सोशल मीडिया साइट है जिस पर आप हमेशा हर दिन रात लगे रहते हो। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। www.google.com में .com क्या दर्शाता है? देखो सबसे पहले www है, फिर डॉट लग गया, फिर गूगल आ गया, फिर डॉट लग गया, फिर कॉम लिख रखा है। तो कॉम का क्या अर्थ है इसके अंदर? तो कॉम का अर्थ है, .com का अर्थ है कॉमर्शियल वेबसाइट है हमारी ये। यानी कि जैसे India.com या फिर कुछ भी लगा लो, google.com, yahoo.com। तो .com क्या होता है? यह कॉमर्शियल वेबसाइट का डोमेन होता है। तो राइट आंसर हमारा सी रहने वाला है यहाँ पर। बैंडविड्थ जो होती है वो किसे मापती है? बैंडविड्थ किसे मापती है बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा? तो जो बैंडविड्थ होती है ना, वो हमारे किसी भी, जैसे तार है, जैसे हमारी कोई भी वायर है, उसके अंदर जितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना हम एक समय में, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। जैसे कि डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर राइट रहने वाला है। इंटरनेट की डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो बैंडविड्थ के रूप में मापी जाती है। ठीक है, कि इस इतने समय में कितना डेटा ट्रांसफ़र कर दिया हमने, वो उस वायर की बैंडविड्थ कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है आज, तो बहुत शानदार मौसम है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला हमारा, VPN का पूरा नाम क्या है? VPN का पूरा नाम बताओ क्या रहने वाला है इसके अंदर? VPN हमारा कहाँ पर यूज़ होता है? जब हमारे जैसे भारत के अंदर कुछ ऐप्स हमें इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, उस समय आप लोग किसका यूज़ करते हैं? VPN का यूज़ करते हैं और उन ऐप्स को चलाया जाता है। जिस तरह से आपका PUBG भी था, मोबाइल ऐप जो है,
वो बैन कर दिया था सरकार ने, और आप लोग क्या करते थे, वीपीएन को डाउनलोड करके उस ऐप को चला लेते थे। तो इसमें पूछा गया है कि वीपीएन का पूरा नाम क्या है। वह वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि सरकार को कम ही दिखाई देता है। अगर सरकार अलाउड करे वैसे तो कुछ भी निकाल सकती है हमारे डेटा से, लेकिन यह एक प्राइवेट होता है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती ये नेटवर्क। तो इसमें से फुल फॉर्म क्या रहने वाली है हमारी, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। .gov डोमेन किसके लिए होता है, .gov डोमेन किसके लिए होता है, यानी कि .gov डोमेन किसके लिए होता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है ना उनके लिए .gov लगा देते हैं बाद में। ठीक है, तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए .gov यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक, अगर हम किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं उसी को हाइपरलिंक बोल दिया जाता है, और वह कार्य क्या करता है, एक जगह से हमें दूसरे पेज पर ले जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पर है, जैसे हमारे पास कोई लिंक आया हुआ है और अगर हम उस लिंक को क्लिक कर देते हैं तो वह ब्राउज़र के अंदर खुल जाता है, यानी कि दूसरी जगह पर दूसरे पेज पर जाकर खुल जाता है वो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहने वाला हमारा, एक क्लिकेबल लिंक जो दूसरे पेज पर ले जाए उसे क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक बोल देते हैं हम लोग। तो राइट आंसर हमारा सी रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है। देखो एमएस वर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ना, जो हमारे पेज हम प्रिंटर के अंदर डालते हैं ज़्यादातर, वही हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ रहने वाला है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। यह साइज़ है A4 साइज़ के पेपर, जैसे A4 साइज़ के पेपर डालते हैं तो वैसे का वैसा छपा आ जाता है जो हमें प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो एमएस वर्ड में पेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ A4 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। यह हमारा क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनके अंदर भी। तो ये बताओ कि एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। इसके अंदर 16,384 जो कॉलम होते हैं हमारा राइट आंसर है। और रो कितनी होती हैं, 10,48,576, यानी कि 10,48,576 रो होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में मेल मर्ज किस काम आता है। मेल मर्ज किस काम आता है एमएस वर्ड के अंदर, बताओ जी। एमएस वर्ड में मेल मर्ज हमारा बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। इसके अंदर किस काम आता है, एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों तक कई नाम से बनाने में, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिस तरह से हमारा, और कई लोगों तक हमें पहुंचाना है उसे, और उस डॉक्यूमेंट को कई लोगों तक अगर हमें पहुंचाना है तो हमें मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमएस एक्सेल में मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हमें छोटी से छोटी वैल्यू एमएस वर्ड के अंदर, एमएस एक्सेल के अंदर निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है हमारा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर =MIN लिख देते हैं, और उसका हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब में मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर, वो
किस टैब में मिलता है, ये बताओ आप लोग। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा रेफरेंस टैब के अंदर मिलता है। तो रेफरेंस, जैसे कि हमें किसी चीज़ का अगर रेफरेंस देना होता है तो जी इसी में टेबल का अगर हमें रेफरेंस देना है ना, टेबल ऑफ कंटेंट का रेफरेंस देना है तो रेफरेंस टैब में ही वो हमें मिलेगी वहाँ पर। कंट्रोल प्लस एंड से कर्सर कहाँ जाता है। अगर हम कंट्रोल प्लस एंड हम की दबा देते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर, तो हमारा जो कर्सर होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में चला जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, क्या बताया मैंने इसके अंदर, कंट्रोल प्लस एंड अगर हम दबा दें तो हमारा जो कर्सर होता है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है। पावर पॉइंट के अंदर जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है। देखो, जो ओरिएंटेशन होती है उसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होगी, लैंडस्केप में वह दिखाई देगी हमें, लैंडस्केप मोड में। तो ओरिएंटेशन तो होगी लैंडस्केप मोड, और डिफ़ॉल्ट लेआउट बताओ इसके अंदर क्या होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है हमारा स्लाइड का, वो हमें टाइटल स्लाइड के रूप में दिखाई देती है। यानी कि कई प्रकार की स्लाइड्स होती हैं, जैसे कि ये लिख रखा है ना, ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है, टू कंटेंट स्लाइड है। तो जो हमारी स्लाइड डिफ़ॉल्ट यानी कि शुरू में जब हम खोलते हैं हमारे पावर पॉइंट को तो टाइटल स्लाइड के रूप में हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी से ये क्वेश्चन आ गए हैं हमारे अब। वोम, ये जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है वह क्या है। वोम क्या होता है। वोम को वैसे तो एक कीड़ा बोला जाता है, वोम हमारी देसी भाषा में अगर बोलें, अगर हम इंग्लिश का ट्रांसलेट करें हिंदी भाषा में तो वोम का क्या अर्थ निकलता है, एक कीड़ा। तो कीड़ा क्या होगा कंप्यूटर के अंदर, कैसा कीड़ा होता है बताओ आप। अगर हम देखें तो वोम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, एक अपने आप फैलने वाला मालवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है, जैसे जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं, मालवेयर बोल देते हैं। तो उसको खुद को अपने आप को कॉपी करता है। वो जो अपनी भाषा में बोलते हैं ना उसे वायरस बोला जाता है जिस तरीके से, तो वायरस भी एक मालवेयर ही होता है। तो जो खुद को कॉपी करता है और अपने आप को बढ़ाता रहता है कंप्यूटर के अंदर, कई सारी फाइलों को भी करप्ट कर देता है, तो उसे वॉर्म बोल दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी रहेगा। स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर क्या होता है, जिसके पीछे वेयर लग गया ना वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। स्पाईवेयर जैसे नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर है वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो हमारे ये मालवेयर के फंक्शन होते हैं ना, मालवेयर के टाइप हैं ये, तो ये मालवेयर का स्पाईवेयर भी एक टाइप है। तो ये स्पाईवेयर क्या काम करता है कंप्यूटर के अंदर, कुछ ना कुछ तो नुकसान ही पहुंचाएगा कंप्यूटर को। स्पाईवेयर जो होता है, जैसे हम कुछ भी की दबा रहे होते हैं तो ऊपर से देखता रहता है कि वो हमारा पासवर्ड क्या भर रहे हैं हम किस साइट पर जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर स्पाई करता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, तो यूज़र की जानकारी बिना उसे बताए कलेक्ट करता है उसका डेटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो राइट रहने वाला है हमारा, यूज़र की जानकारी बिना बताएं उससे डेटा कलेक्ट करना स्पाईवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कितनी लेयर सिक्योरिटी होती है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 2 लेयर सिक्योरिटी होती है, और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लगाते हैं तो उसके अंदर 3 लेयर होती हैं सिक्योरिटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। HTTPS किस बात की गारंटी देता है? तो हमारा जो HTTPS होता है, इसके अंदर S किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए। और जो HTTPS की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो S लगा दिया जाता है इसे सिक्योर बोला जाता है। तो बताओ इसके अंदर राइट आंसर क्या रहने वाला है? वेबसाइट का सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन जो होता है हमारा, वो HTTPS के रूप में हमें दर्शाता है। वेबसाइट का सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन। एनक्रिप्टेड का मतलब लॉक लगा हुआ कनेक्शन जो होता है, जो और किसी को दिखाई न दे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैकअप लेना क्यों ज़रूरी होता है? जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने हमारे मोबाइल के अंदर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक कर दी और वो हमसे कट गई किसी न किसी तरीके से, तो वापस लाना हमारे लिए महाभारत हो जाता है। हम किसी भी तरीके से उनको वापस नहीं ला सकते। तो अगर हम उन फ़ोटोज़ का बैकअप ले लें, या फिर उन फ़ोटोज़ को कहीं ना कहीं गूगल क्लाउड या फिर कोई किसी भी क्लाउड सर्विस पर हम उन्हें अपलोड कर दें, तो क्या होगा, हम उनका बैकअप ले सकते हैं, उन्हें दोबारा से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उन 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 हमारी इमेजेस को। ठीक है, तो बैकअप लेना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? अगर हमारा डेटा लॉस होने पर उसे रीस्टोर करने के लिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं। डेटा लॉस न हो इसीलिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं। तो आगे हमारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? देखो, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा हमारा? तो वो होगा 10। तो इसमें किसका पूछा गया है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस। तो 8 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बाइनरी में A1100 का डेसिमल मान क्या होगा? ये हमने हमारी कॉपी में निकाल कर देखना पड़ेगा कि इसका मान क्या होने वाला है। अगर वैसे समझ सको तो हम अगर राइट हैंड साइड से चले ना इस नंबर के अंदर 0011, अगर हम पहली जीरो के ऊपर 1 लिख देते हैं, दूसरी जीरो के ऊपर 2 लिख देते हैं, और तीसरे 1 के ऊपर 4 लिख देते हैं, और चौथे 1 के ऊपर जो है वो 8 लिख देते हैं, तो जहाँ पर हमने 4 और 8 लिखा है ना, वहाँ पर सिर्फ 1 और 1 दर्शाया गया है। तो जहाँ पर 1 और 1 दर्शाया गया है उन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 4 और 8 जोड़ने हैं, तो हमारा 8 और 4 12 हमारा राइट आंसर रहेगा। और जो 00 के ऊपर लिखा जाता है वो 0 ही बन जाता है, तो उसका जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा 12 राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेसिमल 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा? बाइनरी मान बताओ डेसिमल 10 का। तो इसी तरीके से हम 10 और 10 10 10 होता है, वैसे मैं आपको बता दूं डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी मान। तो इसी तरीके से हमें करके देखना पड़ेगा, ये कॉपी पर करने वाले सवाल हैं। तो नेक्स्ट देखो हमारा क्या रहने वाला है। निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल के अंदर कितने बिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो एक निब्बल के अंदर होते हैं हमारे 4 बिट्स। ठीक है, तो 2 निब्बल को अगर हम मिला देते हैं
तो क्या बन जाता है, आप कमेंट करके बताओ क्या बन जाता है। तो एक बिट्स, फिर होता है निब्बल, फिर होता है बाइट। तो दो अगर हम निब्बल को मिला देते हैं तो एक बाइट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिकोड किस काम आता है। यूनिकोड जो होता है वो यूनिवर्स के लिए, यानी कि सभी भाषाओं के लिए, हमारे हमारे पृथ्वी पर जितनी भी भाषाएं हैं लगभग उन सभी के लिए काम में आने वाला कोड कौन सा होता है, यूनिकोड कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर, दुनिया की सभी भाषाओं के करैक्टर जिसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं तो उसे यूनिकोड बोल दिया जाता है। जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन होता है, उसे आस्काई बोल दिया जाता है। उसमें कुछ ही कोड, जैसे हमारे इंग्लिश है या फिर हिंदी है, कुछ कोड ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन यूनिकोड जो होता है इसमें सभी करैक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं लगभग। मॉडर्न एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आजकल की जो टेक्नोलॉजी चली हुई है ना, उस पर आधारित क्वेश्चन अब आगे आगे आ चुके हैं ये। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग क्या होती है, इसके अंदर देख के बताओ क्या राइट आंसर रहने वाला है। जो मशीन लर्निंग होती है ना, अगर हमारे सामने एक मशीन खड़ी कर दी जाए और वो अपने आप कुछ न कुछ सीखती रहे तो उसे क्या बोला जाएगा, मशीन लर्निंग बोला जाएगा। देखो वो किस तरीके से सीखेगी, वो आजकल चल रहे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से सीखेगी वो मशीन। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है सी, डेटा से खुद सीखने वाली एआई टेक्नोलॉजी जो होती है वो मशीन लर्निंग का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ब्लॉकचेन जो होता है उसका मुख्य उपयोग किस में किया जाता है, ब्लॉकचेन का मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है आजकल हमारे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ये आजकल की, तो इसका उपयोग किस में किया जाएगा, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जो कि आज के समय पे बहुत ही बड़ी करेंसी बनकर उभर के आई है। ठीक है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और सिक्योर ट्रांजैक्शन में, सिक्योर ट्रांजैक्शन अगर हमें किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन करनी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा कि क्रिप्टो करेंसी और सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में सास SaaS का पूरा नाम क्या होगा। तो सास का पूरा नाम क्या होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हमें सर्विस किस तरह से मिल रही है, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो सर्विस हमें मिलती है उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटर के अंदर हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसमें सास को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 5G टेक्नोलॉजी किस जनरेशन का वायरलेस नेटवर्क है। तो 5G टेक्नोलॉजी बताओ किस जनरेशन में आई है। तो 5G टेक्नोलॉजी जैसा कि सभी को पता है 5th जनरेशन के अंदर हमारी 5G टेक्नोलॉजी आई थी। ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR और जो वर्चुअल रियलिटी होती है VR, इनमें क्या अंतर होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है हमारी फिजिकली जो हमारे पास जो डिजिटल में एलिमेंट होते हैं ना, फिजिकली डिनोट करते हैं उन्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ ऑगमेंटेड रियलिटी का, ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ल्ड में डिजिटल एलिमेंट ऐड करती है, लेकिन जो VR होता है
वो पूरी तरह से वर्चुअल होता है, यानी कि हमारे वर्ल्ड में एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि फिजिकली हमारे पास न होकर वर्चुअली वर्ल्ड में बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो AR है रियल वर्ल्ड में डिजिटल एलिमेंट ऐड करता है, लेकिन जो VR है वो पूरी तरह वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। जर्नल कंप्यूटर जीके आ गई हमारी। कंट्रोल जेड का क्या काम होता है? सभी को पता है कंट्रोल जेड से हम क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। किसी भी कार्य को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ किया जाता है। .docx यानी कि डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड फॉर्म है ये हमारी, किस सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है? फाइल फॉर्मेट बताओ किस सॉफ्टवेयर का है। तो डॉक हम किस में यूज़ करते हैं, DOC हम करते हैं MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाने में। अब ये आ गया एक्सेल का फॉर्मेट, XLSX किस सॉफ्टवेयर का फाइल फॉर्मेट है? ये है एक्सेल का फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। कंप्यूटर में डेट और टाइम किस में स्टोर होते हैं? डेट और टाइम जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हमारी CMOS चिप होती है एक, जो कि एक छोटी सी बैटरी के रूप में हम कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और एक रोम चिप होती है, वो भी अलग से होती है CMOS चिप की तरह ही। तो जो डेट और टाइम किसमें स्टोर किए जाते हैं? CMOS चिप के अंदर। ताकि क्या करना पड़ता है हमें, अगर हम हमारा कंप्यूटर बंद कर देते हैं तब भी वो चलता रहता है CMOS के द्वारा, बैटरी के द्वारा, इसीलिए उसमें बैटरी प्रोवाइड कर दी जाती है। जिस तरह से हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है ना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर CMOS चिप लगी होती है। डिफ्रैगमेंटेशन का क्या उद्देश्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफ्रैगमेंटेशन का क्या उद्देश्य होगा? तो डिफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर हम कभी किसी फ़ोटो को कहीं पे मूव कर देते हैं, हम कभी हमारी बड़ी बड़ी वीडियो को काट देते हैं, तो हमारे जो ब्लॉक बनते हैं हार्ड डिस्क के अंदर वो खाली पड़े रहते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए डिफ्रैगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है। हमारा डेटा को एक साथ बनाने के लिए, हमारा डेटा कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उसे ऑर्गेनाइज डेटा करने के लिए हमारा डिफ्रैगमेंटेशन का यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर, डिफ्रैगमेंटेशन का यूज़ क्यों होता है? हार्ड डिस्क के बिखरे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पीड बढ़ाना। तो अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो स्पीड तो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर की। तो हमारे यहाँ तक राइट ऑप्शन रहने वाले हैं। सभी हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये है फॉर्मेट चाहिए है तो आप सिर्फ एक मैसेज करना है आपको 9996655846 पर, तो मैं आपको ये वहाँ पर फाइल को सेंड कर दूँगा और आप भी इन क्वेश्चन को लगा सकेंगे। ठीक है, तो आज हमारे 52 में से 52 क्वेश्चन ठीक रहे हैं, 100% हमारा स्कोर रहा है। अगर आपको ये स्टार्ट करना है, फिर से शुरू करें पर दबा दें, तो ये है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पर आकर डांट देगा ये हमें। ठीक है, तो हमें हमारे यहाँ तक रुकने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और जैसा हो सके हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।